दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपने 179वें लेक्चर के बारे में। 179 लेक्चर है दोस्तों आज हमारा, और याद रखेगा आज हम कवर करने वाले हैं 5341 से लेकर के 5370 तक के सवाल। देखिए अगर आपने ये सीरीज नहीं ज्वाइन किया ना तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। 150 लेक्चर में केवल इतिहास विषय पढ़ाया गया है। 151वें लेक्चर से दोस्तों आज हमारी 29वीं क्लास है, जिसमें हम भारतीय संविधान की चर्चा कर रहे हैं। और हम चर्चा करते हुए कहां तक आ चुके हैं तो याद रखेगा संसद का गठन और सांसदों की योग्यताएं एवं निर्वाचन से संबंधित तमाम ऐसे सवाल हैं जो बार बार आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए स्क्रीन पर भी कई सारे सवाल हैं कि संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया, पुराना वाला संसद या नया वाला, दोनों बता दो। दोनों बता दो भाई, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला लिख रहा है दोस्तों, भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है या संसद ने अधिकार किसे दे दिया है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार यह कैसा अधिकार है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। किस देश की संसद सभी सांसदों की जननी कहलाती है। इस तरह के तमाम सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना और समझते हैं कि क्या कुछ सवाल यहां पर आता है परीक्षा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर मॉडर्न हिस्ट्री का बैच स्टार्ट किया गया है। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि स्टडी 91 को या फिर नितिन सर को दोस्तों सिर्फ एक मौका दीजिए कि यह व्यक्ति कैसा पढ़ाता है। दोस्तों आप याद रखिए, आप दिल्ली वाला वगैरह जाके पढ़ते होंगे, हजारों रुपए खर्च करते होंगे। मैं कह रहा हूं दोस्तों आप एक बार मेरे इस बैच को ज्वाइन करके देखें, आप भूल जाएंगे। आप अपने नोट्स को कंपेयर करिएगा ना, खुद से करिएगा। मार्केट से कोई भी किताब या नोट से आप जब इसे कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत शानदार पढ़ाया गया दोस्तों। इसी तरह से पॉलिटी का भी दोस्तों नया बैच हमारे पास है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी के बैच के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि ये सुपर सेलिंग बैच है हमारा, जबरदस्त। ठीक है, बाकी यूपी स्पेशल पर भी दोस्तों हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप हमारे इन दोनों नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए तो मुझे लगता है कि सीधे काम की बातें करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, सुनिएगा दोस्तों, आज हमारा 179 लेक्चर है। 5341 से 5370 तक के सवाल हैं, और आज संसद से संबंधित सभी तरह के सवाल समाप्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, पहला सवाल सुनिएगा, लिख रहा भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। मुझे पता, आप कहेंगे सर क्या घिसा पिटा सवाल लेकर आ रहे हैं। देखिए आप नितिन सर की क्लास में हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ सवाल घिसे पिटे हैं, लेकिन नितिन सर जब यहां डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे ना तो आपके लिए बड़े अच्छे सवाल भी आ जाएंगे। चलिए, लिख रहा दोस्तों कितने सदन हैं, तो आपको पता दोस्तों कि हमारे जो संसद है दोस्तों वहां पर कितने सदन है, कुल 2 सदन है। ठीक है, 2 सदनों का नाम क्या क्या दोस्तों, याद रखेंगे। सबसे बड़ा सदन है दोस्तों राज्यसभा, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों लोकसभा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, निम्न सदन के नाम से जानते हैं। आपको लगेगा सर बड़ा आसान है। चलिए एक सवाल मैं आपसे यहां पूछता हूं, बताइए संसद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों पिछली क्लास अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि दोस्तों किस अनुच्छेद में। आज हमारा लेक्चर भी 179 है, और संसद के बारे में कहां बताया गया है, 79 में। 179 मत करिएगा, 79 में दोस्तों संसद के बारे में बताया गया। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि राज्यसभा के बारे में दोस्तों कहां बताया गया है, तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। और सवाल आए दोस्तों कि लोकसभा के बारे में कहां बताया गया है, तो लोकसभा के बारे में कहां बताया गया, अनुच्छेद 81 में बताया गया। ठीक है, तो कम से कम ये सारे सवाल आपको याद होने चाहिए। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। तो प्रतिनिधि सभा दोस्तों जो होता है जनता का सदन होता है। क्या होता है दोस्तों, इसे हम जनता का सदन भी कहते हैं। जनता का सदन का तात्पर्य क्या दोस्तों, याद रखेगा लोकसभा कहते हैं। ठीक है, और जनता का सदन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, रूप से चुने जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसलिए हम क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपसे यही पूछ सकता था कि बताइए इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया, तो क्या बताएंगे, अगर प्रतिनिधि सभा की बात करेगा तो अनुच्छेद 81 बताएगा। क्या बताएगा दोस्तों, अनुच्छेद 81 बताएंगे आप सभी। अगला सवाल लिख रहा कि भारतीय संसद का अस्थाई सदन किसे कहते हैं। अस्थाई सदन क्यों कहा गया दोस्तों, क्यों,
क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता, ठीक है, नहीं होता, मतलब ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है, याद रखेंगे, इसीलिए इसे क्या कहा गया, अस्थाई सदन कहा गया। तो अस्थाई सदन किसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा के बारे में कहां बताया गया दोस्तों, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 80 जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है, ये राज्यसभा से संबंधित है। तो इस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, सोच रहा हूं बताऊं कि ना बताऊं दोस्तों। कल भी मैंने चर्चा किया था, अगर हम लोकसभा की बात कर दें तो जो नई लोकसभा बन रही दोस्तों, जो नई लोकसभा बन रही, जो नए वाले संसद में बन रहा है, वहां लोकसभा की सीट कितनी हो रही है दोस्तों, तो 888। अब आप अपडेटेड डेटा याद रखिए। इसी तरह से नए संसद में दोस्तों नई जो राज्यसभा बन रही है, नई राज्यसभा जो बन रही दोस्तों, यहां पर कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे 384 सीटें, ठीक है। तो इसको भी आप लगे हाथ याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पुराना तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, नया वाला हम जाने तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अब आपको लगेगा कि नितिन सर गजब का सवाल दिए। अच्छा, यहां पे लगा ना कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिला। देखो मेरी क्लास में आने के बाद एक्स्ट्रा तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बस इत्मीनान से आप पढ़ते चलिए। अगला सवाल पढ़िए दोस्तों, क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। लिख रहा है कि भारतीय संसद भवन की स्थापना कब की गई। क्या लिखा दोस्तों, स्थापना। यहां पे ना कुल 2 सवाल बनता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, छोड़ो ये सवाल, पहले एक बात बताओ, आपके घर के आसपास किसी चीज को बनाया जाता है तो पहले स्थापना होता है कि पहले शिलान्यास होता है। सर भूमि पूजन के समय सबसे पहले शिलान्यास होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे एक स्टेप होता है दोस्तों, उस स्टेप को याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, शिलान्यास किया जाता है, ठीक है। और शिलान्यास के बाद क्या किया जाता है दोस्तों, शिलान्यास के बाद काम शुरू हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों जब बनकर तैयार हो जाता है तब क्या किया जाता है दोस्तों, तब इसका उद्घाटन किया जाता है। तो आपको मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि इसका शिलान्यास कब हुआ और इसका उद्घाटन कब हुआ। शिलान्यास कब और किसने किया ये भी तो जरूरी है, और उद्घाटन कब और किसने किया। तो पहले अभी का सवाल देखिए, लिख रहा भारतीय संसद भवन की स्थापना कब की गई। तो याद रखिएगा स्थापना यानी उद्घाटन। स्थापना से तात्पर्य किससे दोस्तों, तो स्थापना से तात्पर्य उद्घाटन से है। याद रखें दोस्तों 1927 में। कब दोस्तों, 1927 में क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। अच्छा उद्घाटन किया गया, तो एक सवाल तो याद रखेंगे, ठीक है, कि 1927 में। 27 में कब दोस्तों, तो याद रखेगा फरवरी 1927 में इसका उद्घाटन हुआ। ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। अच्छा लगे हाथ, जब हम संसद की बात कर ही रहे हैं तो पुराना संसद भवन है, अगर हम यहीं पे कह दे दोस्तों नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, उद्घाटन की बात हो रही है। अगर हम बात करें कि नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, फिर से सुनिए, मैं उद्घाटन की बात कर रहा हूं, तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। कब किया था दोस्तों, 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कि सर एडविन लुटियंस के साथ संसद भवन की परिकल्पना दोस्तों किसने किया था। दोस्तों कहा जाता है कि जो पुराना वाला संसद भवन था इसे किसने बनाया था, तो इसे एडविन लुटियन ने डिजाइन किया था। किसके साथ मिलकर के, हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर। किसके साथ दोस्तों, हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर के उन्होंने क्या किया था, इस संसद भवन को डिजाइन किया था। क्या किया था दोस्तों, इस संसद भवन को डिजाइन किया था। मैं पुराने वाले संसद भवन की बात कर रहा हूं, जो संसद भवन कब बना था, 1927 में दोस्तों, जिसका उद्घाटन हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा फिर से वही सवाल कि सर ठीक है, जो नया वाला संसद भवन बन रहा है, जो नया संसद भवन बन रहा है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया, क्योंकि ये तो पुराना सवाल हो गया, तो नए सवाल में ये भी पूछ सकता है। तो उसका डिजाइन दोस्तों किसने तैयार किया, याद रखेंगे विमल पटेल जी ने तैयार किया। किसने तैयार किया दोस्तों, विमल पटेल जी ने तैयार किया। और उसका कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, तो याद रखेगा कंस्ट्रक्शन का काम कंस्ट्रक्शन का काम कौन कर रहा है दोस्तों, तो याद रखिएगा टाटा कंपनी कर रही है। टाटा कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है और डिजाइन किसने किया है, विमल पटेल ने किया है। पुराना वाला संसद भवन किसने डिजाइन किया था, एडविन लुटियंस ने और हर्बर्ट बेकर ने। याद हो गया ना। चलो अगला सवाल पढ़ो। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया। देखिए ये वही शिलान्यास है जो शुरू में होता है। तो एक बात बताओ, उद्घाटन हुआ 27 में, मतलब शिलान्यास और पहले हुआ होगा। तो कब हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 1921 में। दोस्तों कब हुआ था, इसका शिलान्यास कब हुआ था, 1921 में, फरवरी में ही आई थिंक है डेट, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, हमें 21 से मतलब है, ये ज्यादा जरूरी, क्योंकि सवाल यही आता है 1921 में। अच्छा एक चीज
अभी तो इसका दे दिया। मान लीजिए सवाल ये पूछ दे आपसे कि जैसे मैंने यहां बताया ना कि 28 मई को उद्घाटन किया गया, या 28 मई को मोदी जी ने किया था ना, ये वाला उद्घाटन किसने किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, नए वाले संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने किया था। कब किया था? 28 मई को किया था। पूछ दे दोस्तों इसका शिलान्यास कब किया गया, नए वाले का, ठीक है। अगर यहां पूछ दे कि नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया गया दोस्तों, तो क्या बताएंगे? याद रखेंगे 10 दिसंबर को किया गया था, ठीक है। देखिए उद्घाटन हो रहा है 23 में, बनने में लगा 3 साल का समय, ठीक है। और यह हुआ था दोस्तों 2020 में, ठीक है। 2020 में आधारशिला रखी गई थी, 2023 में बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक है। वो भी 20 दिसंबर में रखा गया था, सॉरी 20 में आधारशिला रखी गई थी दिसंबर में, और 23 मई में जाकर कंप्लीट हो जाता। तो मुझे लगता है कि इतना फैक्ट आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा पूछता नहीं कुछ। अच्छा, अगला सवाल, संसद भवन का शिलान्यास किसने किया? अभी अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि इसका शिलान्यास कब हुआ था। शिलान्यास याद रखिए, उद्घाटन नहीं, शिलान्यास की बात हो रही है। तो इसका शिलान्यास कब हुआ था, पहले बताइए मुझे, शिलान्यास कब हुआ था? तो हमने पढ़ा दोस्तों फरवरी 1921 में दोस्तों इसका शिलान्यास हुआ था, शिलान्यास, ठीक है। और अभी आपसे जो सवाल कर रहा है दोस्तों कि किसने इसका शिलान्यास किया था, तो उस समय दोस्तों कौन थे? उस समय ड्यूक ऑफ कनाट इनको कहा जाता था, ड्यूक ऑफ कनाट, ठीक है, ऑफ कनाट कहा जाता था, जिन्होंने क्या किया था? यहां पर शिलान्यास किया था। उद्घाटन किसने किया दोस्तों? संसद भवन का उद्घाटन तो हमने पढ़ा दोस्तों, संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ है? तो हमने पढ़ा दोस्तों 1927 में उद्घाटन हुआ था। लेकिन दोस्तों उद्घाटन किया किसने था? तो याद रखेगा लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? 1927 में लॉर्ड इरविन क्या थे दोस्तों? वायसराय थे। तो इन्होंने ही दोस्तों संसद भवन का क्या किया था? उद्घाटन किया था। समझ में आ गया ना? आगे पढ़ो। लिख रहा संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो बताया था दोस्तों कि संसद भवन का उद्घाटन 1927 ईस्वी में किया गया है। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे फरवरी में ही, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि सब काम फरवरी में ही है, ठीक है। यह किया गया, और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। पूरी बात समझ गए ना? एक बात और याद रखेगा, हमने बताया जो नया संसद भवन बन रहा है, नया संसद भवन जो बन रहा है, संसद भवन जो बना है दोस्तों, अगर उसके उद्घाटन नहीं, पहले उसके शिलान्यास की बात करें, उसके शिलान्यास की बात करें तो उसका शिलान्यास दोस्तों किसने किया है? शिलान्यास किसने किया है? मोदी जी ने ही किया था। कब किया था? तो 10 दिसंबर 2020 को किया था। एक सवाल तो आप इसको याद रखना है। दूसरा सवाल याद रखना दोस्तों कि उसका उद्घाटन किसने किया है? उसका उद्घाटन नए वाले का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखेंगे दोस्तों, नए वाले का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, मैं नए वाले को बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना तो आपके पास कॉमन सेंस है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है, भारत में अस्थायी संसद कब तक कार्यरत रहा, ठीक है। संसद भवन दोस्तों अभी अस्थायी रूप से दोस्तों इसने कब तक काम कर रहा? तो याद रखिए जब तक 1952 में दोबारा चुनाव नहीं हो गया, तब तक दोस्तों जो सरकार बनी थी, जो संसद चल रही थी, वो यही चल रही थी 1952 तक। और आपसे यहां पर दोस्तों समय भी पूछता है, तो याद रखेंगे 17 अप्रैल, क्या याद रखेंगे? 17 अप्रैल 1952 तक जो हमारी संसद थी वो अस्थायी रूप से काम कर रही थी। उसके बाद दोस्तों विधिवत चुनाव कराया जाता है और यह संसद अस्थायी हो जाती है। अगला सवाल, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जानते हैं? उसका एक दूसरा नाम है दोस्तों, याद रखिए किसकी बात कर रहा है? संसदीय प्रणाली। अच्छा, संसदीय प्रणाली का यह दोस्तों कॉन्सेप्ट है, या हम कहते हैं कि जो हमारे संविधान में स्रोत किसका है दोस्तों? तो संसदीय प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट है, यह हमने ब्रिटिश से ग्रहण किया है, यानी ब्रिटेन से ग्रहण किया दोस्तों। तो इसको भी याद रखिएगा। फिलहाल इसका अन्य जो दूसरा नाम है वो क्या है? तो इसी को कहते हैं उत्तरदायी सरकार। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं उत्तरदायी सरकार, ठीक है। उत्तरदायी क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसका उत्तरदायित्व किसके प्रति है? जनता के प्रति है, तो उत्तरदायी सरकार है। लिख रहा किस देश की संसद सभी संसदों की जननी कही जाती है? सभी संसदों की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ब्रिटेन की संसद को, ठीक है। किसे दोस्तों? इंग्लैंड या ब्रिटेन की जो संसद है उसे क्या कहते हैं? सभी संसदों की जननी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार दोस्तों भिन्न है, किस प्रकार अलग है? दोस्तों वहां भी ये है और यहां भी है दोस्तों, अलग कई प्रकार से, ठीक है। देखिए यहां पर क्या दोस्तों, यहां का जो संसद है इसको न्यायिक पुनर्विलोकन मिला हुआ है। क्या मिला हुआ दोस्तों? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है दोस्तों,
पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसे हम क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, याद रखेंगे, जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ऐसे कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश की संसद प्रणाली भले ही ब्रिटेन से ली गई हो, लेकिन वहां से चीजें अलग है। वहां तो दोस्तों आज भी राजा रानी होते हैं, हमारे देश में कहां राजा रानी है, ठीक है। तो हमारे देश में दोस्तों लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्री व्यवस्था भी है, क्योंकि यहां पर प्रजातंत्र लोकतंत्र है, लेकिन गणतंत्र को भी शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका पद जो है वो निश्चित नहीं है। निश्चित कहने का मतलब वंशानुगत नहीं है। ऐसा नहीं कि आज जो राष्ट्रपति बनेगा उसका पुत्र राष्ट्रपति बनेगा, फिर ये क्रम चलेगा नहीं। जो योग्य व्यक्ति है राष्ट्रपति वही बनता है, ठीक है। आगे पढ़िए। लिख रहा कि भारतीय संसद की संप्रभुता ये दोस्तों किसके प्रतिबंधित है, मतलब किसके लिए दोस्तों ये संप्रभुता जो है प्रतिबंधित है, तो याद रखिएगा न्याय समीक्षा से। किससे दोस्तों? न्याय समीक्षा से। न्याय समीक्षा से। देखिए आप समझिए पहले इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसको भी हम जुडिशियल रिव्यू में लेते हैं। एक्चुअली मामला यहां है कि जब कभी हमारे देश के संप्रभुता की बात आती है दोस्तों, तब के लिए चीजें पूछ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा 3 अनुच्छेद हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है अनुच्छेद 13, दूसरा है दोस्तों अनुच्छेद 32 जिसमें बताया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और तीसरा है अनुच्छेद 226, ठीक है। तो दोस्तों आपने नाम भी सुना होगा 226 और 32, ठीक है। 32 की बात करें तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट क्या कर सकते दोस्तों, याद रखेंगे, इनको रीट जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है। रीट जारी करने की दोस्तों क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। और उसी तरह से जो अनुच्छेद 13 है, ये अनुच्छेद 13 में दोस्तों मौलिक अधिकार बताए गए हैं, ठीक है। ये हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों न्यायिक समीक्षा के लिए दोस्तों ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे संप्रभुता को बना के रखते हैं। लेकिन अब भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जाता है। तो देखिए कोई भी पैसा निकालना है, पैसा निकलेगा कहां से, भारत की संचित निधि से, ठीक है। भारत की जो संचित निधि है, जिसे कॉन्सोलिडेटेड फंड का नाम दिया जाता है, संचित निधि, वहां से दोस्तों पैसा कब निकल सकता है, तो याद रखेगा विड्रा तभी होगा, विड्रा यहां से तभी होगा दोस्तों जब संसद कहेगी। कौन कहेगा दोस्तों? जब संसद कहेगी तभी दोस्तों विड्रा होगा, नहीं तो नहीं विड्रा होगा, ठीक है। जैसे हमारे घर में गुल्लक होता है ना, तो गुल्लक को संभालने वाला कोई व्यक्ति होता, उसी तरीके से जब तक संसद नहीं कहेगी तब तक यहां से एक भी पैसे बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर कई सारे विषयों की किताब आई है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, चाहे हमारा पेड प्रोग्राम हो, चाहे हमारी किताबें हो, चाहे हमारे ई बुक हो। आप देखेंगे क्वालिटी ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ नितिन सर अपने स्टडी 91 चैनल पे जो कुछ रखते हैं परफेक्ट है, ठीक है। कहीं आपको ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूं कि एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। जिन बच्चों के पास किताबें नहीं, ये सैंपल के तौर पर किताबें हैं, समय समय पर और भी किताबें हम जारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं लग रहा हो या उठ नहीं रहा हो किसी का, तो मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। एक मैसेज कर देंगे तो हमारी टीम आपको खुद कॉल कर लेगी, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा है संसद सदस्यों के वेतन, ध्यान से पढ़िएगा। संसद सदस्यों के वेतन का निर्णय दोस्तों कौन करता है, तो दोस्तों अगर हम वेतन की बात कर दें तो ये वेतन दोस्तों किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 106 में। कहां पर बताया गया है? अनुच्छेद 106 में। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, सुनिएगा, मैं राज्यसभा या फिर लोकसभा की बात करूं तो राज्यसभा लोकसभा में दो लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो दोस्तों यहां पर सभापति की बात करते हैं और उपसभापति की बात करते हैं, सभापति और उपसभापति की बात करते हैं। उसी तरह लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं। दोस्तों इनको वेतन किससे दिया जाता है, याद रखिएगा अनुच्छेद 97। अनुच्छेद 97 में दोस्तों इनके वेतन से संबंधित प्रावधान है। मैंने आपको तरीका भी बताया था कि सप्ताह के 7 दिन वेतन की बात होगी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और जो संसद के अन्य सदस्य हैं, अन्य मेंबर हैं, उनके वेतन के बारे में अनुच्छेद 106 बताता है, ठीक है। आपसे पूछा दोस्तों कि निर्धारित कौन करता है, निर्णय कौन करता है, तो निर्णय का काम किसका दोस्तों, संसद का काम है कि अपने सदस्यों को कितना वेतन देना है। सिंपल सी बात है। लिख रहा वे अधिकार जो किसी सूची में शामिल नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है। वैसे आपने पढ़ा होगा दोस्तों सूची के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कुल 3 तरह की सूचियां होती हैं, जिसमें कौन कौन
सी सूची होती है? एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है, ठीक है, होती है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का काम किसका है? केंद्र सरकार का। राज्य सूची पर कानून बनाने का काम किसका है? राज्य सरकार का। और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों कौन सी सूची में शामिल नहीं है? तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों, उनको दोस्तों शामिल नहीं किया गया है। अवशिष्ट मतलब जो कुछ बचा रह गया उसकी बात की जा रही है। जो अवशिष्ट शक्तियां मत कहिए, बल्कि इसके लिए एक शब्द यूज करिए, अवशिष्ट अधिकार। क्या यूज करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा? अवशिष्ट अधिकार, ठीक है। अवशिष्ट अधिकारों को दोस्तों कहीं शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इस पर किसका नियंत्रण होगा? कौन इस पर विधि निर्माण करेगा, नियम बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि अवशिष्ट अधिकार किसे दिए गए हैं? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में समझते हैं कि संसद को दिए गए हैं। गलत है दोस्तों। अवशिष्ट पर अधिकार दोस्तों किसे है? केंद्र सरकार को। जो सरकार सेंट्रल में होती है उसका दोस्तों अधिकार होता है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। केंद्र सरकार ने, यहां सवाल थोड़ा सा अलग पूछ रहा है। यहां सवाल करा दोस्तों कि अवशिष्ट अधिकार किसे दिया गया है? तो अवशिष्ट अधिकार है संसद के पास, ठीक है। हां, संसद के पास जरूरत पड़ने पर दोस्तों केंद्र सरकार के साथ क्या कर सकती है? बातचीत करके वह अलग अलग विधि का निर्माण कर सकती है। लेकिन अधिकार किसके पास है? तो अधिकार संसद के पास है, ठीक है। क्योंकि अगर केंद्र के पास इसका अधिकार होता तो यहां हम बांट के क्यों पढ़ते? हम ये नहीं पढ़ते कि संघ और अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र सरकार का अधिकार है, ये पढ़ते हैं ना। हम ये थोड़े पढ़ते कि संघ पर केंद्र सरकार का है, राज्य पर राज्य का है, समवर्ती पर दोनों का है और अवशिष्ट पर जो है संसद का है। ऐसे बांट के पढ़ना पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। हां, जो अवशिष्ट अधिकार हैं उन पे कानून बनाने की आवश्यकता तो पड़ ही सकती है। तो ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार का सहयोग लिया जाता है। लिख रहा भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? ये देखिए, ये सवाल मिला ना आपके सामने कि भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है। अब आप इसे क्या कहेंगे? अब आप इसे कहेंगे केंद्र सरकार। क्या कहेंगे दोस्तों? अब कहेंगे केंद्र सरकार। क्यों? क्योंकि शासन कैसे होगा दोस्तों? शासन तभी होगा जब विधि निर्माण होगा। जब क्या होगा दोस्तों? विधि निर्माण। विधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? विधि का तात्पर्य कानून से। किससे दोस्तों? कानून से। जब कानून बनेगा तभी तो शासन होगा। और ये किसके पास है? तो वो केंद्र सरकार के पास है। ऐसे डायरेक्टली पूछ देता कि अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसके पास है, तब आप क्या बताते हैं कि संसद के पास है। लिख रहा किस देश का उच्च सदन उसके निम्न सदन से क्या है? अधिक शक्तिशाली। वैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे दोस्तों भारत में जस्ट इसका उल्टा है। भारत में क्या है दोस्तों? भारत में शक्तिशाली सदन कौन सा है? शक्तिशाली सदन कौन सा दोस्तों? तो हम पढ़ते हैं भारत में जो शक्तिशाली सदन है वो लोकसभा है। क्यों लोकसभा है सर? क्यों राज्यसभा क्यों नहीं है? क्योंकि लोकसभा को दोस्तों जनता का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता का सदन कहा जाता है। इसके जो मेंबर हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, उन्हें मनोनीत वगैरह नहीं किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, पूरे लोकसभा में दोस्तों 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, तो इसको याद रखेगा। तो किस देश की बात कर रहा है जहां पर उच्च सदन? अच्छा, उस देश में दोस्तों उच्च सदन को एक नाम दिया जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या कहा जाता है? भौकाल देखे जरा इनका। उच्च सदन को क्या मानते हैं? वो कहते हैं ये उच्च सदन नहीं है, ये क्या है? ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। लॉर्ड्स जानते हैं ना, भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है। और वो निम्न सदन को क्या कहते हैं दोस्तों? वो निम्न सदन को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या कहते हैं? ये कॉमन लोगों का सदन है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉमन्स। और हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी ब्रिटेन की नहीं, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, ठीक है। वहां पर दोस्तों उच्च सदन जो सीनेट होता है दोस्तों वो ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और ये वाला कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली में सबसे पहले ब्रिटेन में था, ठीक है, उसको याद रखेंगे। वहां पर दोस्तों आप अमेरिका की बात करेंगे वहां सीनेट वर्ड यूज किया जाता है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी हो सकती है? तो अगर सदस्य क्या है दोस्तों? लोकसभा है, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, तो निम्न सदन के लिए कम आयु की जरूरत पड़ती है। निम्न सदन के लिए दोस्तों जो आयु निर्धारित की गई है वो है दोस्तों मात्र 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वो पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और जनता द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिए, तब जाकर वो क्या बनेगा? लोकसभा में क्या बनेगा? लोकसभा का मेंबर बनेगा, ठीक है, याद रखेंगे। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? तो क्योंकि दोस्तों राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं।
क्या कहते हैं, इसे हम उच्च सदन कहते हैं। ऊपर से इसका विघटन नहीं हो सकता, विघटन नहीं हो सकता, याद रखेंगे। तो यहां पर दोस्तों जो आयु होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है, वहां 25 था और यहां आयु कितनी है दोस्तों, 30 वर्ष की आयु, ठीक है। प्रधानमंत्री के लिए दोस्तों कहा जाता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब दोस्तों कम से कम प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल। वैसे आज तक भारत में सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे दोस्तों, राजीव गांधी थे, ठीक है। राजीव गांधी की बात करें तो दोस्तों 40 वर्ष की उम्र में दोस्तों क्या बने थे दोस्तों, पीएम बने थे, प्रधानमंत्री बने थे, ये भी याद रखेगा, ठीक है, अच्छा सवाल है। और मोरारजी देसाई मैंने बताया था वो 81 वर्ष की उम्र में दोस्तों पीएम बने थे, तो सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री का श्रेय उन्हें जाता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक दोस्तों मंत्री रह सकता है, तो केवल 6 माह, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है कि 6 माह के लिए मंत्री रह सकता है। 6 माह बाद चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का उसे जो है सदस्य बनना ही बनना है, चाहे जैसे भी, अगर नहीं बनेगा तो उसका पद चला जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। संसद सदस्य सदन में कितने सत्रों तक निरंतर अनुपस्थित रहने पर, यहां सत्र बोलने की जरूरत नहीं थी, कितने दिनों तक, ठीक है, सत्र बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सत्र तो साल में लिमिटेड चलते हैं, तो कितने दिनों तक निरंतर अनुपस्थित रहने पर अपनी सदस्यता गंवा देता है, तो याद रखेंगे दोस्तों 60 दिन, ठीक है। अगर 60 दिन निरंतर लगातार वह क्या रहे, अनुपस्थित रहे, तो दोस्तों क्या कर देगा, अपना यह सदस्यता गंवा देगा, ठीक है। एक सवाल मैंने और आपको बताया था कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद गए ही नहीं, उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह जी कभी जो है संसद नहीं गए, याद रखेंगे। लिख रहा है संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार, यह कैसा अधिकार है, सुनिएगा ध्यान से, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार। अब संसद के चुनाव में मत कैसे होगा दोस्तों, तो याद रखेगा लोकसभा के चुनाव में, सीधे से बोलना चाहिए कि लोकसभा के चुनाव में मत देने का अधिकार दोस्तों कैसा अधिकार है, यह हमारा कैसा अधिकार दोस्तों, संवैधानिक अधिकार है। देखिए मैं आपको बता दूं संवैधानिक अधिकार किसे कहते हैं, तो संवैधानिक का मतलब ही है जिसका वर्णन संविधान में है, याद रखेंगे, ठीक है। क्या है दोस्तों, जिसका वर्णन हमारे संविधान में है वो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, किसी अन्य कानून की पुस्तक में है, वो हमारा कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 324, क्या पढ़ा होगा, अनुच्छेद 324 पढ़ा होगा, जहां दोस्तों निर्वाचन की बात होती है, ठीक है, निर्वाचन आयोग की बात होती है। और दोस्तों यहीं से आपका स्टार्ट होता है कि कम से कम जो 18 वर्ष की उम्र का व्यक्ति होगा वो भारत के चुनाव में अपना मत दे सकता है। जब कहीं भी चुनाव होगा, चाहे लोकसभा का चाहे विधानसभा का, तो अपना मत जो है दे सकता है। उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, 18 साल। तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे। तो यही चीज दोस्तों यहां पर भी लागू होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। लिख रहा है कितने मत प्राप्त करने में असफल रहने पर, मान लीजिए कोई चुनाव में खड़ा हुआ कि तो कितने मत प्राप्त करने में असफल रहने पर लोकसभा अथवा विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि दोस्तों जब्त हो जाती है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं उसकी जमानत जब्त हो गई, तो तात्पर्य क्या है, कुल जितना वोटिंग पड़ा, अभी तो पता नहीं होता कितना वोट पड़ेगा, तो जितना भी वोट कुल पड़ा दोस्तों उसका 1/6। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, कुल मतदान का या कुल वोटिंग का, कुल मतदान का 1/6 से कम, 1/6 से कम अगर मत किसी को मिलता है तो याद रखेंगे उसकी जमानत क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुल वोट पड़ा 600, कुल वोट कितना पड़ा 600, और कोई पा गया दोस्तों 60 70 80 90 वोट या 99 वोट, तो 1/6 से कम है, ठीक है, क्योंकि 1/6 कितना होना चाहिए, कम से कम 100 वोट उसके पास होना चाहिए। अगर 100 वोट से नीचे पाया है तो क्या हो जाएगा, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। लिख रहा राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब कराए जाते हैं, तो याद रखेगा प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार दोस्तों चुनाव होगा, हर 2 साल पे एक बार चुनाव होगा। और राज्यसभा की 1/3 सीटें खाली होती हैं और वहां से दोस्तों चले जाते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा में जो लोग रहते हैं दोस्तों वो कितने साल के लिए रहते हैं, तो यहां पर जो सदस्य होते हैं ना वो 6 वर्ष के लिए रहते हैं। जबकि अगर हम लोकसभा की बात कर दें, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम लोकसभा की बात कर दें तो वहां पर दोस्तों सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो याद रखिए केवल 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अंतर है, याद रखेंगे। तो निम्न सदन में 5 साल का कार्यकाल होता है उसके सदस्यों का, और उच्च सदन में 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। यही आपको मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते दोस्तों, तो याद रखेगा कितने सदस्य, 1/3 सदस्य। कितने सदस्य दोस्तों, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में
प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं दोस्तों, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, एक सवाल जो और आपको याद रखना, क्या याद रखना दोस्तों, कि इनका कार्यकाल कितना होता है। कोई एक सदस्य जब चुना जाता है तो उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का कार्यकाल होता है। कितना दोस्तों, 6 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, लिख रहा लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों। देखिए, अनुसूचित जाति मतलब एससी की बात कर दिया, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की बात कर लिया। तो लिख रहा एससी और एसटी के लिए दोस्तों जो आरक्षण है ये किस अनुच्छेद में दिया गया, और भी कहां पर दोस्तों, ये सीधा सीधा पूछ रहा है लोकसभा में। देखिए, ये सवाल लोकसभा से भी आ सकता है, ये सवाल विधानसभा से भी आ सकता है, तो दोनों मैं आपको बताता हूं। याद रखिए, अगर पूछे लोकसभा के बारे में तो बताएगा अनुच्छेद 330। ठीक है, और अगर पूछे आपसे ये कहां बताएंगे, ये बताइएगा लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में। अगर सेम सवाल पूछे कि बताइए एससी एसटी के लिए आरक्षण विधानसभा में जो है दोस्तों ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, तब क्या बताएंगे, 30-31 छोड़ के पहुंच जाएगा अनुच्छेद 332। कहां पहुंचेगा, अनुच्छेद 332। सर ये 31 कहां चला गया, 31 में आंग्ल भारतीय। लिख रहा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद यहां 330 के बाद अनुच्छेद 331 में दिया गया है। और इसी आंग्ल भारतीय के बारे में अगर विधानसभा की बात करें कि विधानसभा में कहां बात किया गया, तो ये 32 के बाद 33 रख लीजिएगा। ठीक है, लाइन से दिया गया। ठीक है, लाइन से, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, अगर राष्ट्रपति को यह अंदेशा लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग कम है तो कहा जाता है कि 2 सदस्य राष्ट्रपति क्या करता है, 2 सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है, चुनना नहीं पड़ता, मतलब उनको चुनाव लड़के नहीं आना पड़ता है, राष्ट्रपति अपनी तरफ से क्या कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, मनोनीत कर देते हैं। दोस्तों इस प्रकार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति संसद में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं, तो क्या बताएंगे, 14 लोगों को। क्यों, क्योंकि 12 लोगों को तो राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है और 2 लोगों को लोकसभा में, तो 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए। इस तरह से दोस्तों कई बार आपसे परीक्षा में सवाल पूछे गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बढ़िया से मैंने समझा दिया। और आप देखिए ना, स्टडी 91 पर कभी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि हमारा समय नुकसान चला गया। दोस्तों छोटी सी क्लास होती है, कम समय में बेहतर मैटर देते हैं। मेरा मानना यह होता है कि बच्चे आए तो कुछ सीख के जाएं, केवल सवालों का जवाब न देते जाएं कि भले वन लाइनर है, वो आपके लिए दिख रहा होगा कि वन लाइनर है, लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे तब मेरे दिमाग में जितने भी सवाल पैदा होते हैं कि शायद ये भी पूछा जा सकता, ये भी पूछा जा सकता, मैं वो सारी चीजें आपसे डिस्कस करता रहता हूं। ठीक है, ये दोस्तों बहुत सारे ई बुक हैं, आप हमारे साइट पर आएंगे या फिर एप्लीकेशन पर आएंगे तो वहां पर आपको और ई बुक दिखेगा। ये सैंपल है, देखिए सैंपल हम बहुत कुछ नहीं दिखा सकते ना, तो यहां पर लिमिटेड है दोस्तों, आप इन्हें देख लीजिए। बाकी आप चैनल पे आके सर्च करते रहेंगे तो और भी चीजें हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। एक निवेदन आपसे रहता है, बहुत मेहनत लगता है क्लास बनाने में, तो सहयोग आपसे ही चाहिए कि आप क्लास देखिए, कमेंट करिए, लोगों को सजेस्ट करिए। बहुत सारे बच्चे आज भी गुमराह हैं, वो पता नहीं कहां चक्कर काट रहे हैं, कहां लगे हैं, नहीं पैसे हैं तो आप रेगुलर यूट्यूब पर आइए और वीडियोस देखिए। ठीक है, यहां पर जीके जीएस से लेकर के हिंदी तक की क्लास दी जाती है, तो आपका स्कोर जुटेगा। ठीक है, आप पढ़ के तो देखिए। बच्चे पूछते हैं सर किस एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, अरे मुझे कैसे बताएं, अगर आपसे मैं पूछूं कि बचपन में क ख ग घ किस परीक्षा के लिए पढ़े थे, आपके पास इसका कोई जवाब है? मैं कहूं कि आपके गुरुजी ने 2 धन 2 बराबर 4 होता है, ये किस परीक्षा के लिए पढ़ाया था? सर ये किसी परीक्षा के लिए नहीं था, ये बेसिक था। जो हमने वहां पढ़ा वो हर एग्जाम में काम आ रहा है। जोड़ घटाना गुणा भाग कहां नहीं काम आ रहा है, जो आपने वर्तनी पढ़ा वो कहां नहीं काम आ रहा है। उसी तरह हमारी ये क्लास आप ये ना पूछिए कि किस परीक्षा के लिए, ये सभी परीक्षा के लिए मैं बेसिक बता रहा हूं दोस्तों कि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कम से कम आपको इतना ज्ञान होना ही चाहिए। और देखिए ना 179 लेक्चर हो गया, लेट नहीं हुआ है, अभी भी चाहें तो पीछे की सारी क्लासेज आप कवर कर सकते हैं। बस मन लगाने की जरूरत है, ठानने की जरूरत है। यार आप विद्यार्थी हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अपना सपना पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। कमरे की कुंडी लगाइए, खाना खाइए, प्रेम से नींद लीजिए, उठिए और पढ़ना आरंभ कीजिए। ठीक है, कोई नया दिन नहीं, हर दिन अच्छा होता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत के लिए हमें किसी दिन की इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे अंदर केवल हमारा मनोबल होना चाहिए कि नहीं ये काम हमें करना है, हमें ठानना पड़ेगा और शुरू कर देना होगा। उसके लिए किसी दिन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जो दिन की आवश्यकता ये यूज करते हैं कि नहीं आज मंगलवार रहेगा या उस दिन बृहस्पतिवार रहेगा, ये फला भगवान का दिन है, हम चीजें तब शुरू करेंगे, नहीं, इस तरह की बहानेबाजी। देखिए आप अपने आप को धोखा मत दीजिए, कोई मतलब नहीं अपने आप को धोखा देने का। ठीक है, तो पढ़िए,
और अच्छे से चीजों को समझिए। हर दिन अच्छा होता है, विद्यार्थियों के लिए कोई बुरा दिन नहीं होता है। मान लीजिए खास करके किसी ऐसे दिन आपका एग्जाम ही आ गया तो क्या करेंगे, कोई दिन बुरा होता है? नहीं, हमें रोज पढ़ना है। और ये टाइम टेबल वगैरह मत बनाइए, ठीक है। कई बच्चों का होता है ना कि पहले हम टाइम टेबल बनाएंगे और आज अगर फॉलो नहीं कर पाएंगे तो कल से फॉलो करेंगे। एक्चुअली वो कल आता ही नहीं आपके जीवन में, ठीक है, कभी नहीं आएगा। उस कल का इंतजार करेंगे तो कभी भी नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि किसी टाइम टेबल की जरूरत नहीं है, किसी रूटीन की जरूरत नहीं है, किसी मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं है। हम अपने आप में मोटिवेशन है। हम अपने माता पिता को देखकर मोटिवेट हो सकते हैं, हम अपने घर की स्थिति को देखकर मोटिवेट हो सकते हैं कि हमें अपने घर को इस जगह से उठाकर ऊपर ले जाना है कि नहीं। किस बात का मोटिवेशन चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो मन से पढ़ना शुरू करिए, कुंडी लगाइए, पढ़ना शुरू करिए। मैंने ऐसे ही अपने जीवन में किया है। मैं कभी बाहर नहीं जाता, ठीक है, दिन भर मेरा ही काम है। मेरे आसपास के जो लोग हैं ना वो भी नहीं जानते कि कौन सा इंसान है और करता क्या है यहां पर, ठीक है। इतना तक लोगों को नहीं पता, ठीक है। एकदम बाहर निकलता हूं, आम पब्लिक की तरह घूमता हूं, टहलता हूं, ठीक है, और आके अपना काम करता हूं। तो बहुत दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रोड चलते मुझसे मिल चुके होंगे, और हजारों ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। तो मुझे कोई बॉडीगार्ड भी नहीं चाहिए, मुझे कोई जो है कुछ दिखावा भी नहीं चाहिए। अच्छे से काम करना है, उसी तरह आप भी करिए, क्योंकि जिस दिन आप आगे बढ़ जाएंगे, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका भी नाम हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा, ठीक है। मैं तो वैसे अपनी जगह संतुष्ट हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।